अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है, जिसमें हम देखेंगे कि टू फाइंड द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यानी कि हम अननोन वेट कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया होगा उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के तरीके से हम यूज़ करते हुए उसको निकालेंगे। तो हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा वो ऑपरेटर्स कौन सा होगा, वो मीटर रॉड होगा, वेट बॉक्स होगा, थ्रेड होगा, वुडन रॉड होगा। तो ये जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऑपरेटर्स कौन सा है, कौन कौन सा है और ऑपरेटर्स कौन सा है वो किस तरह से हैंडल करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास मीटर रॉड हो गया, ये वुडन वेज हो गया, इसके ऊपर ये बारीक शार्प होती है ये ऊपर से, और इसी तरह से ये हमने दो वेट ले लिए हैं। इसके ऊपर आप देखें तो ये 100 ग्राम लिखा होगा, इस तरह से ये 100 ग्राम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो और दूसरा जो सा वेट है उसके ऊपर 50 ग्राम जो सा ना वो लिखा हुआ है। और उसके बाद ये अननोन वेट के तौर पे पत्थर ले रहे हैं, ये अननोन वेट होगा, और इसको अननोन वेट की वैल्यू जो सी वो निकालनी है कि निकालने के बाद देखना है कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो ठीक आई है। तो हमने ये जो सा है डिजिटल बैलेंस जो सा है वो रखा हुआ है, डिजिटल बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये वेज जो सा है इसको इस तरह से रख के, तो इस तरह से जो सा फुट है इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं परफॉर्म, यानी कि इस तरह से करके, और इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये इसको अभी वेट नहीं लटकाने, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है कि क्या आता है। तो ये जब ऐसे आप रखेंगे कुछ देर के लिए भी, यानी चंद सेकंड के लिए भी बैलेंस अगर हो जाता है ये, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। ये ज़्यादा देर के लिए बैलेंस नहीं होता, ये चंद सेकंड के लिए बैलेंस होता है, उसके बाद फिर ये मूव कर जाता है। तो ये हम देखें, हम इसको 50 पे अगर रखते हैं तो ये देखें कुछ देर के लिए, चंद सेकंड के लिए देखें बैलेंस हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल बेशक उधर चला जाए, इधर या उधर मूव कर जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये 2-3-4 सेकंड के लिए भी बैलेंस हो जाता है तो ये हम कहेंगे कि इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CG होगा। तो ये देखिए मैंने 50 पे रखा है, इसको पूरे 50 पे है ये, ठीक है जी। और इसको छोड़ा मैंने, जब 50 पे रख के छोड़ूंगा तो ये आप देखिएगा कुछ देर के लिए बैलेंस होगा ये, देखिए उसके बाद ये मूव कर रहे हैं। देखिए कुछ देर का मतलब ये है कि 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए बैलेंस है तो फिर भी ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है वो हमारे पास 50 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे रख के, तो अगर क्लॉक को देखें आप, क्लॉक मेरे सामने जो सा, मैं इधर आपके सामने की तरफ मूव करके खड़ा हूँ आपकी तरफ, तो मेरे सामने अगर क्लॉक होगा तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये इसका क्लॉकवाइज होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी क्लॉक जिस तरफ को मूव करता है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उसके उल्ट जो सी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरफ मैं इसको सामने से परफॉर्म करूंगा आपको दिखा के। तो ये इस वक्त जो सा है मैंने जो टेबल बनाया हुआ है उसमें मैंने जो अननोन वेट लिया हुआ है वहां पे, वो मैंने लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, तो ये मैंने 50 पे रखा, और ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब ये ऐसे मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब मैं इसको इस तरफ को रख लूंगा ऐसे, ये मैंने रख दिया इसके अंदर लगा। उसके बाद मैंने जो 100 ग्राम वाला वेट है वो लिया, और वो मैं इसके इस तरफ को लगा दूंगा, इस तरह से इसके अंदर से इसको गुजार दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपका गुजार दिया इस तरह से। उसके बाद आपने जो सा ये 50 ग्राम वाला वेट है ये आपने इस तरह से हैंग कर दिया इसके इस तरह से। अब जब आपने इसको हैंग कर दिया तो अब देखना है कि ये क्या, ये 50 के ऊपर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर पूरे का पूरा है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गलत निकालेंगे तो आपका जो जवाब है वो भी गलत आएगा। तो ये 50 के ऊपर मैंने इसको रखा, अब मैंने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इधर करके, तो इसको मैं रख देता हूँ 90 पे, ठीक है। ये 90 पे रख दिया मैंने इसको, पूरे 90 पे, सेंटीमीटर 90 सेंटी, ये पूरा 1 मीटर का है, तो ये 90 सेंटीमीटर पे मैंने रखा। उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक किया तो वो 50 पे ही है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ा तो ये देखें इधर को आ रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है। तो ये दोनों वेट मैंने क्लॉकवाइज पे लगाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर इधर मूव करूंगा ऐसे, तो ये देखें, ये देखना है कि किस तरफ को जाता है। अभी भी इधर को जा रहा है, तो मैं इस पॉइंट इसको इधर को मूव करवा दूंगा। अब जब मैंने इधर को मूव करवाया तो देखिए जब मैं छोड़ता हूँ कि उधर को जाता है, तो मैं इसको और इसको बैलेंस करूंगा कि किस तरीके से ये बैलेंस हो जाए। तो ये 17 पे लेके आया, फिर देखेंगे हम इसको या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिलना गया हो, ये जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर मूव करवा लिया, ठीक है जी, इस तरह से। तो अब मैं देखता हूं कि मैंने इसको रखा हुआ है, ये है जी 38 पे, और अब मैंने इसको इस तरह से मूव कराना है, ये छोटे वेट को इस तरह से मूव कराना है कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता होता है स्पेस को बैलेंस होने में, लेकिन जब ये बैलेंस हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाता है, फिर ये हिलता नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि जो फैन है वो ऊपर ना चल रहे हो, यानी कि इसको हवा जो सी है वो तंग करती है। इसलिए जो सबसे पहली जो सी इसकी ऑप्शन है, प्रिकॉशन है कि टर्न ऑफ द फैन, कि जो सा फैन है वो ऑफ होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरह से हम इसको इधर मूव करवा के बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरफ से बैलेंस होते हैं पूरे तरीके से। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से मूव करवा दें, अगर इस तरह से बैलेंस नहीं हो रहा तो हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि इसको इस तरह से लंबे रुख करवा लें कि ज़्यादा अच्छा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें एरिया बढ़ जाता है। ये मैं 36 पे कर दिया इसको, वो मैंने दिखाने के लिए कि मैं चाह रहा था कि आपको स्केल नज़र आ जाए, लेकिन वो स्केल जो सा है वो मैं खुद बता दूंगा आपको कि किस किस पे बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यूज नोट करेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज लेनी है। तो अब वैल्यूज कौन सी है वो मैं आपको क्लिक करके दिखा दूंगा बाद में, पहले नोट कर लेता हूँ मैं इसको। तो वो कुछ इस तरीके से होनी है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि W1 हमारे पास क्या है। हम देखें ये पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे W2 और W1, यानी इसको मैंने W1 लिया है, इसको मैंने W2 लिया है, इसको मैंने X लिया है, ठीक है। तो W1 यहाँ पे हमारे पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम, ठीक है।
तो 50 ग्राम जो सा है उसको हम अगर ये चेंज करें न्यूटन में, ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि हम 50 को पहले डिवाइड करेंगे 100 के साथ और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कटेगा तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह से 100 ग्राम करेंगे अगर तो वो 1 ग्राम आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको इसको करीब करके दिखा देता हूँ ज़रा कि किस तरीके से ये बैलेंस हुआ और इसका स्केल क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्केल क्या है वो आप देख लें। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको सीधा करके दिखा देता हूँ इधर की तरफ। ये देखें, ये जो सा आपका आप देख रहे हैं कि जो अननोन वेट है वो आपका 90 के ऊपर है। देखें, ये नीचे वाला हमने स्केल लेना है, ये देखें नीचे वाला स्केल लेना है हमने, ये वाला, ठीक है, ये 90 के ऊपर है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये वाला वेट जो सा हमारा ये 36 के ऊपर है और ये जो सा वेट है हमारा ये है जी 16.7 के ऊपर, 16.7 या 8 के ऊपर कह लें, ठीक है, ये है। तो इस तरह से ये हमने पॉइंट जो से हैं वो नोट करने हैं। और ये देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा देता हूँ आपको, देखें पूरा 50 के ऊपर है अगर आप नोट करें तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करनी है जी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो वो आप देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये न्यूटन में W1 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि W इज इक्वल टू mg लगाएंगे आप, m यहाँ पे ग्राम में है तो उसको 50 डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम में ले आएंगे और g की वैल्यू 10 लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 0 से 0 काट दें, ये 0 से 0 काट दें तो ये 0.5 न्यूटन बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो 50 ग्राम का आपका वेट है उसको 0.5 न्यूटन जो सा है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर W1 जो सा हम लिखेंगे वो हमने जो लिया हुआ W1 वो बाहर वाला है, ये बाहर देखें W1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको हम 0.5 लिख लेंगे। और जब 100 को करना है तो यहाँ पे आप 50 की जगह पे 100 कर दें, तो ये 100 यानी कि ये 0 इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये 0 इससे कट गया। तो इस तरह से हमारे पास ये ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया, तो 1 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो 100 ग्राम होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे आप। और x जो सा है हमने फाइंड करना है, इसको बेशक W कह लें, W3 कह लें बेशक, और इसको यहाँ पे x लिखते हैं, यानी ये हमने फाइंड करनी है पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इसको W3 कह लें, जहां जहां पे मैंने x लिखा है वहां पे W3 हम कर देते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी जरा, ठीक है। अब A, ये पोजीशंस कौन कौन सी मैंने अभी आपको बताई थी, इनकी पोजीशंस क्या क्या हैं। तो ये देखें W1 यहाँ पे उसको A कहा हुआ है, W2 को B कहा हुआ है, W3 को C कहा हुआ है। W1 A है, इसका मतलब है कि A जो हमारी पोजीशन थी वो थी 16.8 लगा लें यहाँ पे, ये 16.8 थी सेंटीमीटर में। और B पोजीशन जो सी थी यानी ये W2 की जो सी पोजीशन थी, ये पोजीशन है जी 36 जी, ये 36 पे है। और C की पोजीशन जो सी है वो हमने रखी हुई है 90 को, तो ये आपके पास 90 है। तो इधर ऊपर लिख सकते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो सा है हमारे पास, जिसको हमने O कहा हुआ है, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब हम ऐसे करते हैं कि OA किस तरह से निकालना है। देखिए ये O है और ये A है, इनका दरमियानी फासला जो सा है ना वो OA होगा। इसका मतलब है कि W1 हमारे पास जो सा है वो 16.8 है, जो कि इससे 50 सेंटीमीटर से छोटा है। इसका मतलब 50 में से इसको माइनस कर देंगे 16.8 को, तो हमारे पास OA आ जाएगा। तो
50 माइनस 16.8, तो ये हमारे पास बनता है 33.2। ये हमारे पास बन जाएगा 33.2। उसके बाद 36 देखें, अगर ओ बी, ये वाला ओ बी है, ओ से लेकर बी तक, तो हम अब 36 जो सा है वो छोटा है 50 से, इससे 50 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 36 करेंगे तो ये 14 आएगा। लेकिन अगर इसको देखें सी को, ये सी जो सा 50 से बड़ा है 90, इसका मतलब 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस 50 हो जाएगा 40। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब तो सब क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर सामने हम क्लॉक रखा हुआ है हमने, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होती है, तो ये हमारे क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, ये वाला इस वाली साइड। इसका मतलब ए और बी जो से हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे W1। ये हमारे पास W1 है 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये जो सब 33.2 आया प्लस 1, यानी W2 हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय O भी हमारे पास आया 14। ठीक है जी, इनको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे हमें मसला ना हो। चलें ये इसकी तरह नहीं लिखते, आगे कर लेते हैं। W3 हमारे पास X है और OC हमारे पास 40 है। ये हमारे पास जनाब एक पहली वैल्यू कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास पहली वैल्यू जो सी है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि नीचे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको अभी नीचे ये देखें, नीचे जो फार्मूला है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे और इसका सलूशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो हमें ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जो से होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रिंसिपल मोमेंट होता ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट जो से हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाला है, और क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाला है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। W1 मल्टीप्लाई बाय OA हमारे पास ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 33.2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14, और ये जो सा OC है इसको हम उठा के इसके नीचे लाकर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x अकेला रह जाएगा। तो डिवाइडेड बाय OC जो हमारे पास आता है वो है जी 40, तो ये हम 40 लिख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 33.2, तो ये हमारे पास आ गया 16.6 प्लस 14 डिवाइड बाय 14। तो 16.6 में प्लस करें 14 को तो 30.6 ओवर 14, 30.6 ओवर 14, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 40 कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.765। तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, ये किलोग्राम में आया है। इसका मतलब इसको ग्राम में अगर चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76.5 ग्राम जो है इसका ये जवाब बन जाता है। 76.5 ग्राम इसका जवाब बन जाता है। अब देखिए हमने इसका जवाब निकाला है 76.5 ग्राम। ये देखिए मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ, 76.5 ग्राम। और अब हमने डिजिटल बैलेंस जो है उसको ऑन किया है, और देखें ये ऊपर मैंने रखा है इसको, तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आ रही है 76.4 ग्राम। ये देखें ये ग्राम के ऊपर ये क्लिक हुआ हुआ, ये देखें ग्राम, ये तीर का निशान बताता है ग्राम है। तो हमारा जवाब बिल्कुल अल्लाह के फजल से एक्यूरेट आया है 76.4 ग्राम। तो देखें मैंने जो निकाला तो वो भी 76.5, यानी करीब करीब पॉइंट के बाद जो फ़र्क है वो इतना आ सकता है। तो ये हमारी जो सी है पहली वैल्यू जो सी है हमने सॉल्व की है, जो कि 76.5 ग्राम है।
अब जब दूसरी वैल्यू लेनी है हमने, तो मैंने ये किया है कि मैंने थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी है। अगर आप देखें तो ये देखें, मैंने जो आपका अननोन वेट है उसको 88 पे कर दिया है। जब हमने 88 पे किया तो ऑटोमेटिकली इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये 37 पे चला गया और ये जो सा वेट है ये 17.5 पे आ गया। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये बैलेंस हुआ हुआ है, ये देखें इस तरह से ये बैलेंस हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू जो सी है वो नोट करेंगे, ये बैलेंस हुए हुए की, कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके कि क्या अब इसकी वैल्यू आती। अब देखें, अब दूसरी वैल्यू मैं इसकी नोट करवाता हूँ आपको। ये तो 0.5 ही आएगा, हमने वेट चेंज नहीं किया है। आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको भी बंद करते हैं, इसको x लिखते हैं। अब ये फासले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सर a है ना, ये W1, वो मैंने आपको बताया था कि वो हो गया 17.5 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 17.5। उसके बाद जो दूसरा वेट है W2, वो हमारे पास हो गया 37 के ऊपर। तो इसको हम लिख देंगे 37। और ये जो है ये हमने कर दिया हुआ 88 पे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ये 50 से छोटा है, OA निकालने के लिए 50 से इसको माइनस कर दें। 50 माइनस 17.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5। 37 को माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा 50 में से। और अगर 88 को माइनस करें 50 में तो 38 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 0.5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई बाय 14। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.25। तो यहाँ पे 39.25 जो सा आया है, इसको फिर आगे यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय OC की वैल्यू जो सी है यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे 38 लगा देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 38। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 16.25 प्लस 13 डिवाइड बाय 38। इसको हम प्लस करते हैं 13 में, तो ये 29.25 डिवाइड बाय 38। तो इसको 29 डिवाइड बाय कर देंगे 38 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.769। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है ये किलोग्राम में। तो जब हम इसको ये हमारे पास आता है 0.769 किलोग्राम। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके ये जवाब किलोग्राम में निकाल देंगे। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.9 ग्राम हमारे पास जो सा है ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों जवाब जो से हैं ये बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजिटल बैलेंस के ऊपर आपको दिखाया था कि वेट जो सा है पत्थर का, जो अननोन वेट था, उसका 76.4 आया था, तो यहाँ पे 76.5 आया, यहाँ पे 76.9 आया। यानी कि अगर इनको राउंडिंग ऑफ कर लें तो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जवाब जो है वो ठीक है कि हम अननोन वेट जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट करके, तो इस तरह से सोल्यूशन करके तो उनको बराबर करके तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू असल में वो क्या है, वो W3 है, जिसको हमने x कहा हुआ है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि 76.5 ग्राम आई है। और अगर इसको न्यूटन में चेंज करेंगे
तो न्यूटन में चेंज करके तो यहाँ पे जिसका 0.5 और 1 है यहाँ पे न्यूटन में चेंज हो जाएगी, यानी कि इसको अगर हम पहले किलोग्राम में चेंज, ये किलोग्राम को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7.6 किलोग्राम हमारे पास न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 7.6 जो सा है हमारे पास न्यूटन में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये अर्शिमीदेस प्रिंसिपल के बारे में है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, जिसमें हम डेंसिटी ऑफ एन इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर देन वाटर यूजिंग अर्शिमीदेस प्रिंसिपल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें थर्मामीटर, जो अल्कोहलिक थर्मामीटर है वो स्टैंड पर लगा के अपने पास रखना है ताकि हमें रूम टेम्परेचर जो है उसका पता रहे। तो दूसरे नंबर पे ये ऑप्टिकल ये जो सा है बेंच होगा, ठीक है, और इसको स्मॉल वुडन बेंच कह सकते हैं। ये आपके पास बॉक्स है जिसके अंदर वेट है, इसलिए इसको वेट बॉक्स कहते हैं। और ये इस तरह से वेट लगे होते हैं इसके अंदर। उसके बाद धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए आपको, जो कि हमने देखे इस तरह से पत्थर जो सा है अननोन ऑब्जेक्ट जो सा उसको बांधा है। उसके बाद ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस जिसके नीचे भी धागा बांधा है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पत्थर के साथ धागा बांधनी है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्प्रिंग बैलेंस सबसे पहले देखना है कि स्प्रिंग बैलेंस जो सा इसको ओपन करें, इसको देखें तो इसका ज़ीरो एरर नहीं होना चाहिए। जिस तरह मिसाल तौर पर देखें, मैं इसको उतार के दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होना चाहिए। ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखें ज़ीरो जो सा है आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ीरो के सामने पॉइंटर मौजूद है। तो ज़ीरो के सामने पॉइंटर का मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरह से है, थोड़ा नीचे है या इस तरह से ऊपर है तो फिर ज़ीरो एरर आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। इसको फिर आप इस तरह से ऊपर इसके यहाँ पे इसके लगा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। और अब आपने ये करना है कि ये जो सा वेट है आपका, इसको आपने इसके साथ हैंग करना है। जब इसके साथ हैंग करेंगे तो इस तरह से ये हैंग हो गया, इसके साथ आराम से इसको हैंग करके छोड़ देंगे आप। और ये इस वक्त हवा में है, इस वक्त आपने इसमें इसकी रीडिंग जो सी है वो नोट करनी है कि इसके ऊपर क्या आ रही है। तो हम मैं करीब कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो इसकी रीडिंग हम इस तरह से नोट करेंगे कि ये हमारे पास न्यूटन में भी है और ग्राम में भी, हमने न्यूटन में रीडिंग लेनी है। तो ये पहली लाइन 0 की है, 1 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी लाइन के ऊपर है ये, तो ये हमारे पास 1000 वाला है जो स्प्रिंग बैलेंस है। जो 1000 वाला स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसकी एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होती है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 0 से 1 तक के 5 लाइनें हैं, 1 के दरमियान 5 लाइनें हैं। अगर 1 को 5 पर डिवाइड करें तो 0.2 आता है। तो इस तरह से इसकी एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होगी, एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होगी। तो इस तरह से आपकी लाइन तीसरी जो सी है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको कि तीसरी लाइन जो सी है उसके ऊपर ये नीडल है, इसकी जो पॉइंटर है। तो इसका मतलब हो गया 3 × 0.2, ये 0.6 न्यूटन आपके पास आ जाएगा इसका वेट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वुडन बेंच जो सा इसको यूज़ करेंगे हम। ये आपको बीकर दिया गया है, बीकर जो सा इसके अंदर पानी हमने 2/3 कुछ ना कुछ भर देना है। उसके बाद इसको ऐसे उठाना है बीकर को, और इसके नीचे जो सा है वुडन बेंच जो सा इस तरह से रख देना, ठीक है जी। जब आपने इस तरह से इसको रखा तो ये पत्थर जो सा इसके अंदर चला गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पत्थर ऊंचा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा खोल के इधर से तो इसको इस तरह से इसके अंदर जो सा है डिप कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरह से इसके अंदर ये पत्थर जो सा देखें, ना ही ये नीचे बॉटम के साथ लगा हुआ है, ना ही ये ऊपर है, और ना ही इसके किनारे जो से वो टकरा रहे हैं। इस तरीके से इसको अंदर लेके जाना है। जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो अब ये वेट जो सा ये वाटर के अंदर होगा। अब इसकी रीडिंग नोट करते हैं क्या है। तो अब इसकी रीडिंग जो सी ना वो कम हो गई है, और ये जो सी रीडिंग है इस वक्त 1 और 2 लाइन दोनों के दरमियान में है, यानी 1.5 आ जाएगी। 1.5 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो
जवाब आएगा 0.3। तो 0.3 जब जवाब आएगा तो ये वाटर में हो गया, और जो सा हम एयर में पहले ले चुके हैं वो था 0.6। तो इस तरह से W1 हमारे पास 0.6 आ गया, W2 हमारे पास जो सा 0.3 आ गया। तो दोनों जब वेट आपके पास आ जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो सी है वो आपको पता है कि 1000 ग्राम मीटर -3 किलोग्राम मीटर -3 होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो से ये हमने ये थर्मामीटर लगाया है, इसमें रूम टेम्परेचर देखेंगे क्या है। आमतौर पे हम 25 डिग्री सी जो सा है 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी के दरमियान में जो डेंसिटी लेते हैं वो 1000 ले लेते हैं। इसलिए इसके ऊपर मैं जो सा देख रहा हूँ, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो 21 के करीब है। तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ करीब करके, आप भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये 0 इधर है और इधर जो से हम नंबर लगे हुए 1 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये जो सा 1 0 है ये -10 है, ये 0 0 ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 20 के पास देखें अगर आपको नज़र आए तो सुरख रंग का जो सा है अल्कोहल जो सी है जो इसके अंदर मौजूद है, जो कि इसमें सुरख रंग में नज़र आ रही है। तो 21 डिग्री सी इस वक्त रूम टेम्परेचर है। तो 21 डिग्री सी रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 1000 के करीब करीब। तो इस तरह से हम 1000 इसकी डेंसिटी ले लेंगे और इस तरह से इसको जो अब इसके बाद प्रैक्टिकल जो सा है ये हमारा परफॉर्म हो गया कि पहले हमने इसको हवा में लेना है, फिर उसके बाद इसको पानी में लेके जाके इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। दोनों रीडिंग नोट करके उसके बाद इसकी कैलकुलेशन होगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर देन वाटर यूजिंग आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। तो हमने पत्थर को यूज़ किया है जो कि वाटर से हैवी है, तो उसकी हमने डेंसिटी निकालनी है। तो हमारे पास ऑपरेटर डिजिटल बैलेंस दिया गया है हमें, डिजिटल बैलेंस, या इसके साथ आप लिख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस। हमने स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया है इसलिए हम इसको स्प्रिंग बैलेंस इसके साथ लिखेंगे। उसके बाद वेट बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया था, बीकर जिसमें पानी आपने डाला था, थ्रेड यानी कि जो धागा हमने बांधा है पत्थर के साथ, स्मॉल वुडन बेंच जो हमने नीचे उसको रखा था बीकर के, और थर्मामीटर यूज़ किया जो हमने रूम टेम्परेचर लिया, और वाटर जो हमने उसके अंदर डाला था वाटर जो बीकर में। तो रूम टेम्परेचर हमारा हम लिखेंगे कि हमारा 21 डिग्री सी है। तो इसके बाद लिखेंगे वेट ऑफ स्टोन इन एयर। तो ये आ जाएगा कि W1 ये हमारे पास आया था 0.6 न्यूटन। और उसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, वो हमारे पास W2 आ जाएगा, वो हमारे पास है 0.3 न्यूटन। ठीक है जी। उसके बाद हम आर्चिमीडेस फ्रॉम आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। अब हम आर्चिमीडेस प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसमें हमने इसको W1 W2 कह दिया, और डेंसिटी जो सी होती है एक होगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट D डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू W1 जो कि ऑब्जेक्ट की हमने स्टोन की एयर में लिया वेट, और नीचे आ जाएगा W1 माइनस W2, यानी कि दोनों का जो सा डिफरेंस है अब आएगा इसके नीचे। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो डेंसिटी जो सी है वो जो हमने निकालनी है, तो ये यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे हम, ये 0.6 वैल्यू पुट हो जाएगी, 0.6 W1 है, 0.3 W2 है, और यहाँ पे D और रो को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 0.6 ओवर ये 0.3 रह जाएगा, इसकी जगह पे हम 1000 लगा देंगे क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। तो इस तरह से ये 3 और 6 पॉइंट खत्म करते हैं तो ये रह जाएंगे, मल्टीप्लाई 1000 की कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास 2000
किलोग्राम मीटर माइनस 3 जो सा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई है, जो हमने स्टोन लिया था उसकी डेंसिटी आ गई है। तो इस तरह से हम वाटर जो सा है उसके अंदर उसको यूज़ करते हुए, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो सी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। डी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ये रो जो सी डेंसिटी ऑफ वाटर होगी, W1 जो सा है स्टोन की डेंसिटी है, जो वेट है वो एयर में है, और ये उनका डिफरेंस आ गया एयर और वाटर में, और उनको माइनस करके तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 1000 करके तो इस तरह से जवाब निकाल लेंगे। तो इस तरह से आर्शिमीदेस प्रिंसिपल जो सा उसकी मदद से हम अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो सी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये प्रैक्टिकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो सा मेरा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 SLO 4.1 के ऊपर है। इसमें हम टॉर्क और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, मोमेंट आर्म वगैरह के बारे में। तो पहला जो सा है SLO वो हमारा है 4.1 मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो रिजिड बॉडी के बारे में आता है। रिजिड का जो उर्दू में मीनिंग है वो सख्त में के मानों में आता है। तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी हो जाएगी जो कि सख्त हो, जो कि आम तौर पे अपनी पोजीशन चेंज ना करती हो। तो ए बॉडी इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव डेफिनेट शेप एंड क्लोज कंटैक्ट, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और आपस में क्लोज कंटैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। यानी कि आप कोई फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, तो वो रिजिड बॉडी है। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह बोर्ड है, इसको मैं ये दबा रहा हूँ इस तरीके से, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, ये एक रिजिड बॉडी है। इसी तरह से दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, सब जो सा है रिजिड बॉडी है। उसके बाद आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनको समझाने से पहले आपको कुछ इसके बारे में ये बताना चाहूँगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक दरवाज़े के पास आया हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के फोर्स लगाता हूँ तो ये दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है। तो हम देखते हैं कि जो सा मैं अगर इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है, यहाँ से लगाऊंगा फिर भी, यानी कि ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसके ऊपर जहाँ पे भी मैं फोर्स लगा लूँगा ये दरवाज़ा खुलेगा और बंद होगा। तो ये जो सी पूरी की पूरी लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स कहलाती है। और दरवाज़ा जिसके ऊपर मूव करता है, ये पॉइंट जो होता है इसके ऊपर, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर ये रोटेट करता है इस तरह से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और इसी तरह से जो सी इन दोनों के दरम्यान में ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये लाइन जो इन दोनों को मिलाती है आपस में, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, तो ये जो सी लाइन है ये मोमेंट आर्म कहलाती है। तो ये जो सी लाइन जिस पे फोर्स अप्लाई करते हैं ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। ये जिसके ऊपर मूव करता है ये कहलाता है मोमेंट आर्म, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सा ये है जिसके इन दोनों के दरमियान में जिनको मिलाता है ये कहलाएगा मोमेंट आर्म। और अगर मैं इसको दरवाज़े को यहाँ से पकड़ के फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा दरवाज़े को खोलने या बंद करने के लिए। इसलिए मुझे जितना मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाऊंगा फोर्स, मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने ये बताया कि जिसके ऊपर रिजिड बॉडी रोटेट करती है वो उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, ये इस लाइन के ऊपर होती है। दिस लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का बताया, लाइन अलॉन्ग विच ए फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद मोमेंट आर्म का बताया जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ दिस फोर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस L। तो ये इसके बारे में बताइए ये पिक्चर बना के कि यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये तो
एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिस पे इसकी मूवमेंट होती है, और ये मोमेंट आर्म होगा जो इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको एल से जो सा है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल। उसके बाद ये है कि टार्क जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है इसको समझाने के बाद। एक है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब ये है कि वो बॉडी जब जिस पे फोर्स लगाई जाए और वो अपने आप को मूव करे, टर्न करवाए, उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसको टॉर्क कहेंगे। इसका फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू टा इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। इसको टी जो सा है थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, इसका टा इसको कहते हैं, और ये जो सा है टी की शक्ल का होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट करके लिखा जाता है ताकि टेंशन और इसमें फ़र्क किया जा सके। तो एफ मल्टीप्लाई बाई एल इसका फार्मूला है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाई गई है। ऐसे यूनिट जो सा टार्क का होगा वो एफ फोर्स का न्यूटन होता है और लेंथ का मीटर होता है, तो इसलिए इसका यूनिट जो सा होगा न्यूटन मीटर ले लिया जाएगा। तो एक फोर्स अगर 1 न्यूटन की परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है मोमेंट आर्म पे जो कि 1 मीटर का है, तो 1 मीटर लॉन्ग है, तो जो टार्क होगा 1 न्यूटन मीटर होगा। तो इसमें हमने ये स्टडी किया कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगी वो यानी कि किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी का बताया, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन का बताया, फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का बताया, फिर उसके बाद जो मोमेंट आर्म है उसका बताया, और इसके दरमियान में जो फार्मूला बनता है टार्क इज़ इक्वल टू, इसके दरमियान में जो फार्मूला बनता है टार्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल बनता है। और इसको अगर एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं कि फोर्स आपको दी हुई है 200 न्यूटन और लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पहले आप उसको 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, फिर उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इस तरह से टार्क जो है वो न्यूटन मीटर में निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं एक टेबल आपको बनाना सिखा रहा हूँ जो कि आपके मैथ में और फिज़िक्स दोनों में यूज़ होता है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो का टेबल कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसमें देखें, सबसे पहले मैंने थीटा लिखा है, उसके बाद 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये एंगल जो से हैं ये आपके यूज़ होंगे। तो ये एंगल जो से हैं ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले एंगल है, इसलिए इनको मैंने लिया है। इनके दरमियान वाले एंगल जो से वो कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये 0 है इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, इसको मैंने 1 लिख दिया, इसको मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। यानी 0 से लेकर 4 तक आपने इसको लिख दिया। अब ज़रा देखें, लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो हम ऐसे करते हैं कि सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 4 से डिवाइड किया और सबका अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें सबका। तो देखें, जो मैंने प्रोसेस 1 से किया है वही सबसे किया है। यानी कि अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड किया, सबका अंडर रूट लिया। अब अगर हम देखें तो 0/4 जो सा होता है 0 होता है, 0 का अंडर रूट लें तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। इसको आप काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट हम कैलकुलेटर से निकालते थे इसलिए इसको वैसे ही लिखते हैं। ये 3 का अंडर रूट भी वैसे लिखते हैं क्योंकि इसका पूरा अंडर रूट कैलकुलेट नहीं होता, पॉइंट्स में आता है, और 4 का अंडर रूट 2 हो गया। इनकी कटिंग कर दें, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है।
इस तरह से हमारी साइन की जो सी लाइन है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने साइन की लाइन जो सी लिख ली है। तो ऐसा ही NE साइन लिखा है मैंने, लेकिन आमतौर पे 3 वर्ड पहले यूज़ होते हैं, SIN साइन। अब पहली लाइन तो हमारी बन गई, पहला 0/4 0 आता है, 0 का अंडर रूट 0 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 आ गया, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 2 को 4 से काटा 1/2 आ गया, तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, 2 का अंडर रूट वैसे लिख दिया, 3 का अंडर रूट भी वैसे लिख दिया, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये दोनों कट गए तो 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा। अब दूसरी लाइन इससे भी आसान है, वो इस तरह से कि आपने पहली लाइन जो सी इसको उल्टा कर देना, यानी कि ये जो सी लाइन आपके पास आ रही है 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3/2 इधर आ जाएगा, ये दरमियान में है इसलिए ये वैसे ही रहेगा, और ये जो सा है आपका इधर आ जाएगा, और ये जो ज़ीरो है आपका इधर आ जाएगा लास्ट पे, यानी कि आपने साइन की लाइन को उल्टा कर देना, जो आखिर पे उसको पहले ले आना है, जो पहले है उसको आखिर पे ले आना है। अब जो tan होता है ना, इसको ऐसे निकालते हैं कि tan का फार्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम करते हैं इसको 0/1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 3/1/2 डिवाइड बाय 3/2। इसको देखा जाए तो हम उल्टा सकते हैं नीचे वाली रकम को, ये हो जाएगा 2/3 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, और ये दोनों एक जैसे हैं, 1/2 ओवर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा जी 3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 2 से कट जाएगा, हमारे पास जवाब आ जाएगा 3/, और 1 को 0 पर डिवाइड करते हैं जब, तो आपको पता है कि ये इन्फिनिटी आता है, यानी इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड, यानी कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आती है इसकी कि हम देखें कि इसमें सबसे पहले हमने लाइन जो सी कैसे इसको शुरू किया है, थीटा एंगल लिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये वो एंगल हैं जो कि हम आम तौर पे यूनिवर्सल तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर निकाल सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो 0 के नीचे 0 लिख दिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, जो लास्ट डिजिट 4 है सबको 4 पर डिवाइड कर दें, सबका अंडर रूट ले लें, तो 0/4 जो सा होगा वो 0 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 1 2 2 2 4, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, 2 का अंडर रूट वैसे लिख लें, 3 वैसे आ गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। ये लाइन जो सी है इसकी आखिरी को पहले ले आएँ और पहले को आखिर पे ले आएँ, इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, दरमियान वाला वैसे ही लिखते हैं, तो ये कॉस की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो tan थीटा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो आपने ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पर डिवाइड कर देना है, तो ये जब नीचे वाली लाइन जो सा है 1/2/3 होता है, 2/3 हो जाता है, 2 से कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/2 और 1/2 अंडर रूट ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये ऊपर जाके तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा,
300/2 ओवर 1/2 1/2 1/2 2/1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 300 जवाब आ जाएगा। 1/0 जो सा होता है जब किसी भी चीज़ को ज़ीरो पर डिवाइड करते हैं, आपको पता है कि उसका जवाब पॉसिबल नहीं होता है, कैलकुलेटर भी एरर दे देता होता है। तो 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो सा है, रेशियो टेबल जो सा है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैथ में भी ये काम आएगा और इसी तरह से ये आपको हेल्पफुल होगा कि आप फिज़िक्स के चौथा चैप्टर जो सा है, यानी दूसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर, जिस जगह पे भी ये यूज़ हो सकता है वहाँ पे आप यूज़ करें और इसको कैलकुलेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक जो से हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जो सा है डिफरेंस लिखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो रेशनल नंबर होते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर P एंड Q बिलोंगिंग टू Z। अब ये जो सी बात इसने लिखी हुई है ना, P एंड Q बिलोंगिंग टू Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये होता है कि जो से ये P और Q दोनों होंगे, ये रेशनल नंबर के जो से नंबर होंगे, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी कि प्लस माइनस के दोनों इसमें डिजिट्स आ सकते हैं। और इसके साथ लिखा होता है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो सा नीचे Q लिखा है ना, ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप इस नीचे वाला Q ज़ीरो के बराबर ले लेंगे तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ना इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी किसी चीज़ को अगर ज़ीरो पर डिवाइड करें तो उसका जवाब नहीं आप निकाल सकते, वो इन्फिनिटी होता है, यानी कैलकुलेटर उसका जवाब नहीं देता। तो इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है कि ये Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जो P/Q होंगे ये इंटीजर यानी Z के साथ बिलोंग करते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जो नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, जो लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। अब जो रेशनल नंबर हैं अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं पॉइंट के बाद, इनसे इफिनिट होते हैं यानी कि, और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि ये अगर चलते जाएंगे तो रिपीटिंग होते जाएंगे। और जो से इरेशनल नंबर हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो सकते, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये अभी आपको आगे थोड़ा सा जाकर मैं समझाऊंगा ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम पूरा अंडर रूट किसी चीज़ का निकाल लें, स्क्वायर रूट निकल आए, जैसा 25 का 5 होता है तो वो रेशनल नंबर होते हैं। 9 का 3 होता है, 9√3 होता है, तो ये रेशनल नंबर में आते हैं। अगर किसी का ना निकल सके, यानी पॉइंट के बाद इनसे चलते जाएं, या पॉइंट के बाद भी डेसिमल के बाद भी हिंसे आएँ, पूरा जैसा 200 पूरा नहीं निकाल सकते, 1.414 आता है, 1700 आता है, तो ये आपके इरेशनल नंबर होंगे। अब मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। 2/3 एक रेशनल नंबर है, 9√, जो सा रेशनल नंबर है, -7/9 रेशनल नंबर है, लेकिन 3√, देखें इसका पूरा अंडर रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। 5√7 भी रेशनल नंबर है, 2√3 भी रेशनल नंबर है, इनको P/Q की फॉर्म में नहीं देख सकते आप। अब जो सा सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है ना, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो से होते हैं इसको Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना है कि रेशनल नंबर को Q से और इरेशनल नंबर को Q' से। और अगर इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए, रेशनल नंबर का, सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन ले लिया जाए, तो इसका जो यूनियन आएगा वो दोनों रेशनल इरेशनल दोनों शामिल हो जाएंगे, तो वो आपके रियल नंबर बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये दोनों मिलाएं तो ये आपके जो से बन जाते हैं रियल नंबर R बन जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस के बारे में। अब हम आते हैं आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। देखें, कहते हैं एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी, उसे जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उसे जॉब से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाए, पॉइंट के बाद हिस्से जो से हैं वो फिनट हों, यानी कि ख़त्म हो जाए। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फिनट, यानी कि चलते ही ना जाएं बल्कि फिनट का मतलब होता है जो रुक जाएं। जिस तरह एक एग्जांपल है 9/4, अगर मैं 9 को अंदर रखता हूँ
और 4 पे डिवाइड करता हूँ इस तरह से, तो अगर यहाँ पे देखें 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ये 1 छोटा है, 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा छोटा सा, और यहाँ पे एक 0 का इजाफा कर देंगे, तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, तो 2 बाकी बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20 हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें 20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आपके पास क्रॉस आ गया, यानी कि पॉइंट के बाद हिस्से सिर्फ 2 आए हैं, इससे आगे नहीं चलते जा रहे, तो ये फिनट है। यानी कि पॉइंट के बाद अगर हिस्से फिनट हों, ख़त्म हो जाएं, यानी रुक जाएं, और हमारे पास क्रॉस आ जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि टर्मिनेट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन के बाद, डेसिमल के बाद फ्रैक्शन जो सा है वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ये एक किसकी किस्म होती है, टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद आगे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो सा होता है, ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ इनफिनिट, यानी वो चलते ही जाते हैं, वो रुकते ही नहीं हैं, जितना भी चलाते जाएंगे आखिर पे चलता ही जाएगा, उसका जवाब आखिर पे क्रॉस में नहीं आता, जिस तरह ये टर्मिनेटिंग का आ गया। तो जिस तरह से 4/9 है, अब मैंने देखे 9/4 लिया था तो वो रुक गया था, लेकिन अगर मैं 4/9 लूँगा, यानी कि मैंने 4 अंदर रखा है और 9 पे डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 4 छोटा है 9 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 9 4 बार करें तो 36 होता है, 9 4 ज़ार 36 होता है, तो 4 बाकी बच गया, फिर 0 लग गया, फिर 9 4 ज़ार 36 आ जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, यानी कि 4 इधर भी फिर लग जाएगा, फिर 4 लग जाएगा, 0 लग के 36 हो जाएगा, फिर 4 बाकी बच जाएगा। इस तरह से ये चलता ही रहेगा, यानी कि 9.0.4444 चलता रहेगा। तो ये देखें, अगर गौर करें आप, तो पॉइंट के बाद जो हिस्सा एक है वही रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि वो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन है, जो पॉइंट नंबर है, वो रिपीट होता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। विद रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि वो जो डेसिमल है के बाद जो सा नंबर है वो चलता जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 1 को अंदर रखता हूँ और 9 पर डिवाइड करता हूँ, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग गया, 9 1 ज़ार 9, एक बच गया, 0 आ गया, 9 1 ज़ार 9, एक बच गया, फिर 0 आ गया, 9 1 ज़ार 9। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 बाकी बच जाएगा, इस तरह से ये चलता ही जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 1 1 1 रिपीट ही होता जा रहा है, 1 1। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद जो 1 है ये ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिवीजन करते हैं और पॉइंट के बाद हिस्सा रिपीट होता जाता है एक ही, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी दूसरी जो सी टाइप है वो ये है नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह 9 को 7 पे डिवाइड करें तो उसका जवाब आता है 1.28571428, फिर 28 रिपीट हुआ बाद में, लेकिन शुरू में देखें 2 अलहदा था, 8 अलहदा था, 5 अलहदा था, 7 अलहदा था, 1 अलहदा था, 4 अलहदा था। ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कि 2 8 जो 2 है वो बार बार रिपीट नहीं हुआ, 8 बार बार रिपीट नहीं हुआ। तो अगर इसको हम करके देखते हैं, 9 को अंदर रखते हैं, इस तरह से 7 पर डिवाइड करते हैं, तो 1 7 ज़ार 1 हो जाएगा, 2 बाकी बच गया, फिर पॉइंट लगाएं क्योंकि 2 छोटा हो गया 7 बड़ा हो गया, 7 2 ज़ार 14, ठीक है जी, फिर 6 बच गया, फिर 0 लगाया, 7 8 ज़ार 56, फिर 4 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 7 5 ज़ार 35, फिर 5 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 7 7 ज़ार 49, फिर 1 बच गया, फिर इस तरह से आगे इसको चलाते जाएंगे आप। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास पॉइंट के बाद हिस्से रिपीट ना हों बल्कि डिफरेंट हिस्से आएँ, वो आपके कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये नॉन रिपीटिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो ये होगा ही नहीं, चलता जा रहा है, क्रॉस तो इसका आना नहीं, और ये नॉन रिपीटिंग है, यानी पॉइंट के बाद हिस्से रिपीट नहीं हो रहे बल्कि डिफरेंट हिस्से आ रहे हैं।
तो इस तरह से हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जी नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है जी, जिसमें रिपीट होते हैं, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें रिपीट नहीं होते लेकिन चलते ज़रूर जाते हैं इनसे। तो इस तरह से आज मैंने आपको एक तो करवाया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो सा इनका डिफरेंस क्या होता है, जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है, जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पी क्यू जो से होते हैं वो आपके जेड से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके तो जो पी और क्यू होंगे ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। फिर ये टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल, और रिपीटिंग होते हैं, लेकिन नॉन इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। 25 का अंडर रूट 5 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, ये पूरे डिवाइड होते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। जो नहीं हो सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। और फिर एग्जांपल भी दे दी थी, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू डाई से करते हैं, इनका यूनियन रियल नंबर के बराबर होता है। फिर टर्मिनेटिंग में मैंने बताया है कि जो के पॉइंट के बाद फिनिट नंबर्स आ जाएँ, यानी कि रुक जाए, ख़त्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। और जो रुके ना, चलते रहें और एक जैसे नंबर रिपीट होते जाएं, वो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। लेकिन जो चलते जाएं लेकिन डिफरेंट नंबर्स आएँ, वो जो से होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी जो सी ये वीडियो है ये समझ आ गई होगी, ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 डेंसिटी ऑफ वाटर इन एयर, और ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इन एयर माइनस